नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। नेवी एसएसआर के लिए जो अपन ने प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे, जिसमें अपन ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और रीजनिंग के क्वेश्चन रखे थे, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 5। देखो भैया, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल है तो बिल्कुल आपको शेयर करना है, क्योंकि फोर्स डिफेंस एकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नेवी एसएसआर और एमआर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करें आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन लिखा है द पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। देखो वो ये बोला है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब जो सभी को ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा पढ़ के आए हैं कि भैया एक होता है ब्लड ग्रुप डोनर और एक होता है बच्चे रिसीवर या रेसिपेंट। क्या होता है? या तो रिसीवर या फिर रेसिपेंट, आपको जो भी याद, हिंदी में याद रखना है। डोनर का मतलब होता है दानदाता। ठीक है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दान कर सकता है? तो बताइएगा ओ। और ये होता है कि सर्वग्राही और सर्वदाता। इसको दानदाता भी बोला जाता है, सर्वदाता भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर्वग्राही। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी का ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है? तो बता दीजिएगा ए बी। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का पूछे तो ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। आप जिस भी तरीके से इसको डिफाइन करना चाहो, तो डेफिनेटली पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओ। लेकिन दोस्त एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने बताया था सर? ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, लैंडस्टीनर। लेकिन दोस्त ये ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले थे, लेकिन ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ, इनकी डिस्कवरी 1900 में इस वैज्ञानिक ने की थी और इस काम के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। क्या मिल चुका है दोस्त? नोबेल प्राइज मिल चुका है। और एक और थोड़ा सा आगे अपन चलेंगे, ब्लड ग्रुप ए बी की डिस्कवरी कब हुई थी? ठीक 1902 में। किसने की थी? डक्सटेलो और स्टर्ली ने की थी। डक्सटेलो और स्टर्ली ने की थी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप से आप या तो यूनिवर्सल डोनर पूछेगा या यूनिवर्सल रिसीवर पूछेगा, जो भी आपसे पूछे तो आप डेफिनेटली लगा सकते हो। सेकंड वाला क्वेश्चन है, वी गेट द विटामिन बाय सनलाइट। हमें सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सर विटामिन ए तो देखो हमें जनरली तौर पे किससे मिलता है? ध्यान से सुनिएगा, विटामिन ए का अगर सोर्स पूछे तो देखो एक तो होता है गोल्डन राइस, सुनहरे चावल। क्या होता है? गोल्डन राइस, सुनहरे चावल। मेरे भाई अगर आपसे पूछे कि फिश ऑयल में भी कौन सा विटामिन मिलता है तो भी आप यही लगाइएगा। मिल्क की बात करें तो भी आप यही लगाइएगा। अगर आपसे पपाया की बात करें तो भी मेरे दोस्त आपको यही लगाना है, मतलब कुछ ऐसे। और राइपन मैंगो, राइपन मैंगो यानी कि पका हुआ आम, राइपन मैंगो, पका हुआ आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। विटामिन बी के तो कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग सोर्स हैं। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आपको आंवला में लिखना है मेरे भाई, देन आपको लेमन में लिखना है, देन आपको क्या करना है? सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फलों में लिखना है, सिट्रस फ्रूट। ठीक है, और विटामिन डी की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी स्किन में बनता है, सनलाइट में नहीं होता एक्चुअली में। ये चीज़ गलत बता दी जाती है। हमारी स्किन के अंदर डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल करके एक मटेरियल है, एक फैट है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में आके कैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है। और कैल्सीफेरॉल किसका केमिकल नेम है? विटामिन डी का। तो मतलब क्या है, हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि सूरज के प्रकाश में विटामिन डी है, जबकि हमारी स्किन बनाती है सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में। सर कभी कभी सनलाइट या विटामिन डी का अन्य नाम पूछा जाता है, देखो इसी को कहा जाता है सनसाइन विटामिन। क्या बोला जाएगा दोस्त? सनसाइन विटामिन बोला जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर। थोड़ा सा और आगे चलोगे तो इसको रैपिडली विटामिन कहा जाएगा, मतलब तेजी से बनने वाला विटामिन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में एज अ हार्मोन की तरह बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड हार्मोनल विटामिन। क्या बोला जाएगा? हार्मोनल विटामिन कहा जाता है। अच्छा, विटामिन सी से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। विटामिन सी को हीट सेंसिटिव विटामिन कहा जाता है, हीट सेंसिटिव विटामिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर इसको ज़्यादा अपन सब्जियों में पकाते हैं या सब्जियों को तेज आंच पे पकाते हैं तो विटामिन सी खत्म हो जाता है, तो इसको ऊष्मा संवेदी विटामिन कहते हैं। विटामिन डी का आपको पता है, इसका परफेक्ट आंसर विटामिन डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? हमने आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बोला था कि हमारे बॉडी में ग्रंथियाँ 3 प्रकार की हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जो अपने अंदर से हार्मोन निकालें डायरेक्ट ब्लड में।
एक्सोक्राइन का मतलब ऐसी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां बोला जाता है हिंदी में, ऐसी ग्रंथियां जो डायरेक्टली क्या रिलीज करें, हार्मोन, लेकिन ब्लड में नहीं करती, ध्यान रखना। और तीसरी होती है मिक्स ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, जो हार्मोन, एंजाइम और रस सारी चीजें निकालते हैं। सर थायराइड ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, क्या बोला जाता है सर? नहीं। अच्छा, एड्रेनल को बोला जाता है? नहीं। सर पिट्यूटरी को बोला जाता है? बिल्कुल, इसे बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड्स का कभी कभी शेप पूछा जाता है, आकार पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल लगा के आइएगा कि बटरफ्लाई शेप का है ना, तितली नुमा, या कभी कभी एच शेप भी लिखा आता है। क्या लिखा आता है दोस्त? एच शेप। और सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है? थायराइड। एड्रिनल जो ग्रंथि होती है इसे इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। मेरे भाई यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में एड्रेनलिन से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कौन से हार्मोन मदद कर रहे हैं? एड्रेनलिन। पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपको ऑलरेडी पता करना है कि साहब ये कौन सी है? मास्टर ग्लैंड है। कभी कभी मटर के दाने, पी लाइक ग्रेन, है ना, पी ग्रेन, मटर के दाने जैसी ग्रंथि पूछे तो भी आपको पिट्यूटरी लगा देना है। गोनेट्स तो होती है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, मेल के अंदर ये टेस्टिस होते हैं, फीमेल के अंदर ओवरीज होते हैं। एकदम सिंपल सी चीजें हैं भैया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, द वायरस ऑफ एड्स। एड्स का वायरस क्या है? पहले तो एड्स का फुल फॉर्म सुनो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, ये एक्चुअली में ना बीमारी का नाम है। सर इसका जो वायरस पूछा जाए ना कि वायरस कौन है एड्स का, तो HIV है। कौन सा है दोस्त? HIV। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ध्यान से सुनिएगा, ये जो वायरस है, अगर आपसे पूछे एड्स का सबसे पहला केस, फर्स्ट पेशेंट सर 1981 में USA में मिला था दोस्त। और इंडिया में आ जाओ तो फर्स्ट पेशेंट अगर इंडिया में बात करें तो 1986 में ये मिला था इंडिया में, और इंडिया में भी चेन्नई में। ठीक है, कहाँ पर? चेन्नई, साउथ की तरफ। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आ जाता है एड्स के लिए क्या आपका कोई टेस्ट वगैरह है? इलीजा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? इलीजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे करके। तो भैया इसका वायरस पूछा था, वायरस कौन है? HIV है। क्या है? HIV है। क्या इसका इलाज संभव है? ये 100% फेटल रेट है, मरना तय है, फिक्स है। बट इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज में देखकर पता चल सकता है कि भैया ये कितना इन्फेक्टेड है, कितना इन्फेक्टेड नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, खालिस्तान टाइम्स, अ हेल्दी मैन टेक्स ब्रीथ इन 1 मिनट। अगर एक हेल्दी पुरुष है तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? सर 20 बार नहीं, ये तो चाइल्ड के लिए, छोटे जो बच्चा होता है 20 से लेकर 22 बार। तो बेटा ये भी छोटे बच्चे के लिए होता है। 18 आप लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। एक्चुअली में ना अगर आप बहुत अच्छे से चेक करेंगे किताब, तो पर मिनट हम लोग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कई जगह 14 से 18 भी लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम लेके चलेंगे। अब 7, कोई लोग बोलेंगे सर 17 भी तो है, तो सर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप 70 लेके चलेंगे। ये 1 मिनट में सांस लेना है। मैं हार्ट बीट की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ट बीट तो 72 पर मिनट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? साहब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसी को वायुमंडलीय दाबमापी भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। लैक्टोमीटर के द्वारा डेंसिटी ऑफ मिल्क, दूध की घनत्वता मापी जाती है। ठीक है। थर्मोमीटर के द्वारा टेम्परेचर मापा जाता है, थर्मोमीटर के द्वारा टेम्परेचर मापा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें टेम्परेचर मापा जाएगा, इसमें डेंसिटी ऑफ मिल्क, पानी की घनत्वता, डेंसिटी ऑफ मिल्क, यानी कि पानी कितना मिलाया गया है भैया मिल्क में, वो लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। सर थर्मोमीटर से एक क्वेश्चन बनता है कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। और संसार का सबसे कम टेम्परेचर 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये 0 केल्विन के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि संसार का सबसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, न्यूनतम संभव ताप कितना है, इतना है। ये रट लो, केमिस्ट्री के काम का है। इसी को क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं, क्रांतिक तापमान भी, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर यानी कि न्यूनतम संभव ताप। आगे आ जाओ, खालिस्तान आर नन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बताइए पावर हाउस
किसे कहा जाता है, एकदम बचपन से पढ़ा दिया गया है कि भैया कोशिका के अंदर पावर हाउस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। सर क्लोरोप्लास्ट को तो बोला जाता है, ध्यान से सुनिए, इसके भी अन्य नाम है। क्लोरोप्लास्ट को सेल विद इन सेल बोला जाता है, सेल विद इन सेल। और एक और नाम है साहब, इसी को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जिनके पास अपने स्वयं के डीएनए होते हैं। तो भैया डीएनए किन किन चीज़ों के पास होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास भी होते हैं, और आगे चल के न्यूक्लियस के पास भी होते हैं। सब माइटोकॉन्ड्रिया लगाओगे पावर हाउस। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी देखो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, अल्टमान ने। किसने की थी, अल्टमान ने। हालांकि बाद में आगे चल के अल्टमान के बाद कॉलिंकर साहब भी थे। कॉलिंकर के बाद साहब कुछ चीज़ों में आपको देखने के लिए मिलते हैं बेंडा। बेंडा जी ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। कोई तो ऑप्शन मिलेगा। सर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, क्या बोला जाएगा, तो आप बोलोगे सर मैनेजर ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल। अच्छा, मैनेजर ऑफ सेल के साथ साथ इसका एक और नाम है, मैनेजर के साथ साथ न्यूक्लियस का तुम लोगों ने नाम सुना होगा कोशिका का प्रबंधक, ये तो ठीक है। आपने नाम सुना होगा कोशिका का मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल भी इसी को बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है स्टोर रूम ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्टोर रूम ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आनुवंशिक पदार्थों का स्टोर रूम अगर आपसे पूछे तो मेरे भाई कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें शुगर पूछी जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ये जरूर याद रखना है ना। डीएनए जो होता है ना, डीएनए के अंदर एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड के द्वारा, और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। जबकि आरएनए में बिल्कुल एक चीज अलग हो जाती है, एडेनिन डबल बॉन्ड के द्वारा यूरेसिल से जुड़ेगा, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ग्वानिन से। बेटा डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। आरएनए एक्चुअली में है ही नहीं कुछ, इट इज द, आप ऐसे समझ लो कि ये एक प्रकार का टुकड़ा है, किसका, डीएनए का, आप ऐसे समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इन। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा था सर, माउथ में। माउथ में अगर डाइजेस्टेड हो रहा था तो यकीन मानो कि सर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड इन, तो अच्छा वहाँ पर पार्शियल डाइजेशन हो रहा था, ये कंप्लीट पूछा गया है। देखो लीवर में डाइजेशन होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। सर पेट में तो प्रोटीन का डाइजेशन होता, मतलब यहाँ पर चीज़ें खत्म हो गई। सर बड़ी आंत में डाइजेशन होता नहीं है, बचा क्या था, छोटी आंत। इसीलिए तो बोला जाता है डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पर होता है, छोटी आंत में, है ना। तो पूछा जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन इज टेक प्लेस इन दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, और अगर पूछे डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम दैट इज कॉल्ड माउथ, ठीक है। ये बात जरूर रखना, माउथ में भैया कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, स्टमक में प्रोटीन का, और छोटी आंत में सारी चीजों का। आगे आओ, नेम द विटामिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है साहब, विटामिन के। विटामिन सी तो भैया घाव भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वुंड हीलिंग विटामिन भी कहा जाता है इसको, घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। सर विटामिन डी, ये बात ध्यान रखना, ये बोन्स से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड। इसकी कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसको कहा जाता है दोस्त रिकेट्स, क्या बोला जाएगा, रिकेट्स। और विटामिन ई को रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाएगा, इसी को ही अपन रिप्रोडक्टिव की जगह कभी कभी ब्यूटी विटामिन भी लिखाता है कि सर खूबसूरती का विटामिन कौन सा होता है, ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है। तो दोस्त ये लगा के आ जाओगे, बताइए कहाँ कोई दिक्कत थी, सिंपल सी चीज़ें थी। लेकिन दोस्त एक बात बताओ, हमको हमेशा से रटा दिया गया कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के मदद करता है। विटामिन के फाइब्रिन प्रोटीन को फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो अगर कभी पूछ ले कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन में लिखना है साहब फाइब्रिनोजन। कौन लिखना है, फाइब्रिनोजन लिखना है। साहब कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन की बात करें तो मेरे दोस्त आपको विटामिन के लिखना है। कौन सी सेल मदद करती हैं तो बता देना है प्लेटलेट्स। अरे क्या बताओगे दोस्त, प्लेटलेट्स बताओगे। सर कौन सा मिनरल्स मदद करता है, तो मिनरल्स में आप लगाओगे कैल्शियम। क्या लगाओगे, कैल्शियम। ये जो 4 चीजें ब्लड क्लॉटिंग में मदद कर रही हैं। लेकिन 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 एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग ना होना पाए, शरीर के अंदर ब्लड क्यों नहीं जम रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है, हेपेरिन प्रोटीन। कौन सा है सर, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें कि एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, तो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर जो शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता, शरीर के बाहर जमने में ये मदद करते हैं, शरीर के अंदर कौन नहीं जमने देता, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, जिसे बोला जाता है हेपेरिन, जिसे क्या बोला जाएगा, हेपेरिन बोला जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, इतना चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड फाइबर, आदमियों के द्वारा बनाया गया फाइबर भैया रेयॉन है, बिना सोचे समझे। ऊन है नहीं, रेशम है नहीं बेटा, कॉटन है नहीं, कौन है? रेयॉन। ये रट लो आप, है ना। जब भी आप पॉलीमर पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में, वहां पर ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि भैया मैन मेड कौन सा होता है, तो मैन मेड होता है रेयॉन। कौन होता है? रेयॉन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच फंगस इज यूज्ड इन द एल्कोहल इंडस्ट्रीज, एल्कोहल इंडस्ट्रीज में किस कवक का उपयोग किया जाता है? भैया बचपन से रटा दिया गया है कि यार जब जहाँ पर एल्कोहल यानी C2H5OH बनता है, यानी कि दारू बनती है, वहाँ पर मशरूम की तो दारू बन नहीं सकती, बिल्कुल नहीं सर। कैंडिडा की बिल्कुल नहीं बन सकती, राइजोपस की नहीं बन सकती। हालांकि ये भी एक फंगस है बट इसकी बनती नहीं है। बनती किसकी है? ईस्ट की। किसकी बनती? ईस्ट की। एल्कोहल का अगर फॉर्मूला पूछे C2H5OH, ये रट लो, है ना। ये क्या कर लो मेरे दोस्त, रट लो, एकदम सिंपल सी चीज़ होती है। कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो खाने के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं, कुछ बीमारियां भी फैलाते हैं। देखो मशरूम खाने के रूप में उपयोग भी तो की जाती है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल्स फ्यूल, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? मेरी बात समझो, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो कई सालों तक जमीन के नीचे दबे हो और उनके दबने से जो फ्यूल बने, उसको बोला जाता है जीवाश्म ईंधन। तो देखो कोयला तो बिल्कुल जमीन के नीचे, पेट्रोलियम भी है और नाइट्रोजन भी है, लेकिन वाटर गैस नहीं है। क्या नहीं है? वाटर गैस नहीं है। ये आप रट लो। आप वाटर गैस को आप समझ नहीं पाओगे कि जो वाटर गैस होती है वो जमीन के नीचे से कैसे है। इसको तो तैयार किया जाता है मैन मेड के थ्रू, ठीक है ना। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वाटर गैस क्या होती है, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, क्या इसके अन्य नाम भी हैं, इसके अन्य नाम भी हैं। चलिए द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड सीप वाज, रट लो भैया इस क्वेश्चन को कि पहली क्लोन कौन सी थी, भेड़ की पहली क्लोन कौन सी थी? पहली क्लोन का नाम था डॉली। कौन सा था? डॉली। तो अगर पूछा जाता है मौली है, बिल्कुल नहीं है सर। जॉली है, नहीं है। रॉली है, नहीं है। कौन है? डॉली है। तो पहली भेड़ की जो क्लोन है वो डेफिनेटली कौन सी है? डॉली है। और ये आपको लेके चलना है भैया चीजें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के उपचार के लिए किस नोबल गैस का उपयोग किया जाता है? किस नोबल गैस का उपयोग किया जाता है? नोबल गैस कहाँ मिलेंगी सर? पीरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप में मिलेंगी। सर किससे स्टार्ट होगा? सर हीलियम से स्टार्ट होगा। सर हीलियम होती है लाइटेस्ट नोबल गैस, लाइटेस्ट नोबल गैस, सबसे हल्की नोबल गैस, है ना। सबसे हल्की नोबल गैस कौन है? हीलियम। अच्छा हीलियम का उपयोग बैलून में भी किया जाता है, टायर में भी किया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में भी किया जाता है, ये रट लो। सर आर्गन तो बल्ब में भरने में काम किया जाता है। क्रिप्टॉन साहब आप ले नहीं सकते हो क्योंकि ये तो लंबी दूरी के फोकस के लिए उपयोग किया जाता है। रेडॉन का उपयोग करते हैं हम लोग। किसका उपयोग करते हैं? रेडॉन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नोबल जो गैस होती है, नोबल गैस का मतलब इनकी आउटर कक्षा स्टेबल रहती है तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो ऐसा बोला जाता है कि ये नॉन रिएक्टिव गैसें हैं। बट इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे जेनॉन है ना, जेनॉन हल्का फुल्का रिएक्टिव होता है, तो वहां पर कुछ चीजें अपन समझेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट डक्टाइल इन नेचर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में सबसे ज्यादा तन्य है? तन्य मतलब तान तान के भैया उसका पतला तार बना सकते हैं। कौन सी धातु का एकदम पतला तार बना सकते हैं भैया? पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी ये था, मोस्ट डक्टाइल इन मोस्ट मेलाइबल मेटल सोना थी। कौन सी थी? सोना। कॉपर का बन नहीं सकता मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिए। अच्छा कॉपर ना, एक और बता दूं, देखो मैग्नेटिक पावर जो होता है ना, मैग्नेट के अंदर, चुंबक के अंदर जो मैग्नेट होती है ना, चुंबक, वो बेटा कॉपर को, बिस्मिथ को, ऑक्सीजन, वाटर को, बेटा इनको क्या नहीं करती? अट्रैक्ट नहीं करती, अट्रैक्ट नहीं करती। अच्छा अगर मैं सिंपल सी लेके चलूं, सर कॉपर हो नहीं सकता, चांदी हो नहीं सकता, बचा कौन था? गोल्ड। क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा अगर किसी का लंबा तार बना सकता है गोल्ड, देन किसका बना सकते हैं? सिल्वर, देन किसका बना सकते हैं साहब? कॉपर का। किसका? कॉपर का। एल्यूमिनियम तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। एल्यूमिनियम की हालांकि फॉयल बनाते हैं बट उससे ज़्यादा तो अपन किसकी बना सकते हैं? कॉपर की। सही है। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड ACD इज कोडेड एज, ACD को 12 कहा जाता है। बेटा ACD से 12 तक कैसे पहुंचोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। A की प्लेस वैल्यू 1, C की हो जाएगी 3 और D की हो जाएगी 4। 3 चौके 12, 12 एकम 12, आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। लास्ट वाला आपको निकालना क्या था? ECG। E की प्लेस वैल्यू 5, C की बेटा 3
और जी की बेटा 7, 5 3 15, 15 7 105। आंसर क्या हो जाएगा साहब? 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर 105 हो जाएगा। इनके नंबरों की प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 चेक कीजिए। सर डी में आप डायरेक्ट चेक करो, पहले डी की पोजीशन 4, फिर आई की पोजीशन 9 और डी की पोजीशन 4, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखी है। इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, एफ की होती है सर ओ की होती है 15 और आर की होती है 18। 6 15 18, 6 15 18 नहीं। अब एक्चुअली में हुआ क्या है सर, ये 2 है, ये 5 है, ये 14 है, तो 14 में लास्ट डिजिट लिखा है, देखो 2 5 और 4। और सर 20 में कितना होता है लास्ट का डिजिट? 0, तो लास्ट का डिजिट लिखना है। तो भैया इधर आ जाओ, ओ का मतलब 15, 15 में लास्ट डिजिट क्या है? 5। आर का मतलब 18, 18 में क्या है? 58 हो जाएगा, है ना, 658 हो जाएगा। आंसर कहीं पर है सर ऑप्शन नंबर डी में। हाँ एक्चुअली में इनकी प्लेस वैल्यू का लास्ट वाला लेटर लिखा है, यूनिट डिजिट लिखा हुआ है। समझ गए बात को? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। इन अ सर्टेन कोड रेयर RARE, इसको क्या लिखा जाता है? 2। अच्छा देखो, जब भी लेटर से कम नंबर आ जाए ना तो वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला खेल खेला करो। वोवेल और कॉन्सोनेंट, जैसे इधर देखो 2 क्या है? वोवेल हैं, तो इधर लिखा है। सर इधर 1 वोवेल है तो 1 लिखा हुआ है। अच्छा रिक्शा में कितने वोवेल हैं? सर 1 है, ये 2 है। कितने हैं साहब? 2 हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 2 हो जाएगा। और तो नहीं है? AEIOU, हाँ बस भाई साहब 2 ही हैं, इसके अलावा नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ भैया, देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके जगह नंबर लाना है। अभी नंबर आएगा कैसे? बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सर इतना बड़ा बड़ा नंबर देख के दिमाग खराब हो जाता है। साहब जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही लॉजिक खत्म होता है। खत्म मतलब एकदम सिंपल लॉजिक, समझो दोस्त, है ना। देखो 9 6 15, 15 3 18, इसका टोटल सम 18। सर 8 और 4 12 और 4 16, इसका टोटल सम 16। 18 में से 16 गए, कितने बचे? 2। सर 6 और 4 10 और 4 14, ये हो गए 14 और 9 3 हो गए 12। तो 14 में से 12 घटाओगे क्या बचेगा? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2। बताइए लॉजिक कहाँ इसमें कोई दिक्कत थी? सिंपल सी लॉजिक थी। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को करो, बहुत ध्यान से करो। सर इधर देखो 2 के बाद 3 मतलब +1, 3 के बाद 4 +1, 4 के बाद 5 +1 हुआ। लेकिन इधर देखो 5 से 7 +2, 7 से 9 +2 और 9 से +2, तो भैया 11 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है सर, 11 है। यहाँ पर +1 हो रहा था, यहाँ +2 हो रहा है। अब कई लोग क्या करेंगे सर, ऐसा करेंगे 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10 और 1 11, ऐसा भी कर सकते हो। लॉजिक तो वही है ना, लॉजिक तो वही है ना मेरे दोस्त, कुछ भी करो आंसर आना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था। चलिए भैया अब आएगा ना मज़ा क्वेश्चन में, तो अब आएगा मज़ा। आपसे पूछा गया है कि सर A का अर्थ है प्लस, B का अर्थ है मल्टीप्लाई, C का अर्थ है माइनस और D का मतलब है डिवाइड बाय। तो अब अपन इससे ही सिंबल को पलट लेते हैं। सर D का मतलब है डिवाइड बाय, ख़त्म करो। A का मतलब था प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दो। सर B का मतलब क्या था? इंटू, तो इंटू कर दो। और मेरे भाई C का मतलब क्या था? माइनस, और A का मतलब था प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दो। डायरेक्ट सॉल्व करो, पहले डिवाइड बाय ख़त्म करो। 12 चौक 48, कितना? 4 + 12। अच्छा ये अंडर रूट, अभी ब्रैकेट को हटा लेते हैं पहले, ठीक है। अंडर रूट से बाहर आएगा 6 6 18, ये कितना आ जाएगा? 18 माइनस, बेटा ये आपस में लिखा है 19 और ये प्लस का लिखा है 24। प्लस प्लस की वैल्यू जोड़ दो, माइनस की घटा दो। ये 27 प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का। 18 4 22, 22 और 27 कितने हो गए? ये हो गए 22 और ये हो गए 27। 7 और 2 9 और 4 49। 49 में से साहब कितना घटा दो? 19, बचेंगे इतना, कितना? 30। क्या ऑप्शन में है सर? ऑप्शन में तो नहीं है, मतलब कहीं गलत तो नहीं कर दिए। 12 चौक 48, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। अब एक काम करते हैं, इधर 6 6 18, ठीक है, माइनस का 19 प्लस का, अच्छा इधर 27 नहीं बेटा 24 है, अपन ये गलत कर रहे हैं। तो भैया अब एक काम करो, इधर 18 और 4 22, ये प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस का। 22 और 24 कितने हो गए? 22 और 24 हो गए भैया 46, और 46 में से 19 घटा दो। 16 में से 9 गए भैया, कितने बचेंगे? 16 में से 9 गए तो बचेंगे 7, तो लास्ट में 7 होना चाहिए, मतलब 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा लिखने में गलती हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। अगला आ जाओ, प्लस का मतलब, सॉरी इंटू का मतलब है प्लस, तो जहाँ इंटू लगाओ वहाँ लगा दो प्लस। सर प्लस का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का अर्थ है डिवाइड बाय, तो माइनस का अर्थ है डिवाइड बाय। आगे आ जाओ भैया, डिवाइड बाय का अर्थ है इंटू, तो डिवाइड बाय का अर्थ है इंटू। अच्छा 98 में 7 का भाग जा रहा है कि नहीं? पहले तो एक 7 एकम 7, कितनी बार जाएगा? एक बार, बचेंगे 2। 7 चौके 28, 14 बार, ठीक है, बिल्कुल सही है। 18 18 छक्के 6 8 48,
ठीक है, 6 कम 6, 6 और 4 10, 108 और बेटा प्लस का 13। अच्छा प्लस प्लस की वैल्यू जोड़ दो, माइनस की घटा दो, 108 और 13, 8 और 3 11 है नहीं, कितना 121 हो जाएगा बेटा। 121 में 14 घटा दो, 11 में से 4 गई, बचेंगे बेटा 7, लास्ट में 7 किस में था, 121 में भाई साहब 107। बताइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप ना डायरेक्ट यहाँ लिखने की बजाय क्या करो, माइंड में कैलकुलेट करो तो आपका डेफिनेटली आंसर आएगा। चलिए, हॉकी अगर इंडिया का खेल है तो बेसबॉल कहाँ का नेशनल खेल है? चाइना का बिल्कुल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल नहीं है, फ्रांस का है नहीं, तो बचा क्या था, यूएसए। यूएसए का अगर आपसे नेशनल स्पोर्ट पूछे, हालांकि सही मायने में तो हॉकी इंडिया का भी नहीं है, इंडिया का नेशनल गेम है ही नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन में है तो लगाना तो पड़ेगा ना, लगाना तो पड़ेगा ना। तो इसका सही आंसर क्या है, अमेरिका है। और ये दोस्त क्या है एक्चुअली में, बहुत ध्यान से समझो, ये होते हैं एनालॉजी, और एनालॉजी के 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए उसी के आधार पर अपन ने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। जैसे पेस्टिसाइड क्रॉप के लिए होता है, यानी कि जो कीटनाशी होते हैं वो फसल के लिए होता है, तो एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक घाव के लिए होता है, बैंडेज के लिए नहीं, क्लॉटिंग के लिए नहीं, रक्त स्त्रावण के नहीं, ये किसके लिए होता है, घाव के लिए एंटीसेप्टिक अपन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, यदि फिश का रिलेशन गिल्स के साथ है, गिल्स मतलब गलफड़े, तो जो फिश होती हैं ये गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं, तो ह्यूमन किसके द्वारा, हृदय के द्वारा? नहीं सर, हृदय का काम होता है ब्लड का सर्कुलेशन कराना, ब्लड का सर्कुलेशन कराना, यानी कि बीपी क्रिएट करना, यानी कि बीपी क्रिएट करना, ब्लड प्रेशर बनाना। ठीक है, फेफड़े क्या करते हैं, सांस लेते हैं, बिल्कुल सही है, नोज हो नहीं सकता, माउथ हो नहीं सकता, तो बचा क्या था, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, ये प्रैक्टिस सेट में कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपने देखने के लिए मिला है ना, कुछ पैटर्न्स भी नहीं मिले, कुछ क्वेश्चंस भी नहीं मिले, कुछ केमिस्ट्री से मिले, कुछ बायो से मिले और रीजनिंग तो मिले ही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। नमस्कार, जय हिंद।